कौन कौन से थे, इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें क्या था, इन एडिशन टू हिज ओट्स, जो इनके किड्स के ओट्स थे, किड्स आल्सो कंपोज लॉन्गर नरेटिव पोम्स एंड बैलेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कौन कौन से थे देखिए, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, एक प्रकार से ये रोमांटिक मेडवल नरेटिव इनका वर्क माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते चलिए। ठीक है, इसमें इन्होंने लव के बारे में, ड्रीम के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, रिलीजियस रिचुअल्स जो होते हैं उसका यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, दूसरा जो है लॉ वेल्डेंसेंस मर्सी या वेल नोन, एक प्रकार से ये वैलिड है। इसमें अनरिक्वेटेड लव, एक तरफा प्यार ना इसमें दिखाया गया है, एक तरफ से प्यार और मृत्यु पे आधारित ये पूरी कहानी है। इसमें आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा, एक जो मिस्टीरियस लेडी आती है और एक नाइट आता है, उसका दुखांत प्रेम दिखाया गया है। ठीक है, हाइपेरियन देख लेते हैं। हाइपेरियन इनका एक अनफिनिश्ड एपिक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क क्वेश्चन के अगर देखा जाए तो पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अनफिनिश्ड एपिक है, किस पे बेस्ड है, तो ग्रीक मैथोलॉजी पे बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। हाइपेरियन अनफिनिश्ड एपिक है जो बेस्ड है किस पे, ग्रीक मैथोलॉजी पे। ठीक है, और इसमें टाइटन गॉड के जो बोल सकते हैं डाउनफॉल को दिखाया गया है। ठीक है ना, और ओलंपियन जो गॉड है उनका राइजिंग दिखाया गया है, ध्यान रखिएगा। नोट देख लेते हैं, नोट क्या है, दिस वर्क डेमोन्स्ट्रेट किड्स फैसिनेशन विथ मिथ, मेडिवल रोमांस एंड द ट्रेजिक एस्पेक्ट ऑफ द लव एंड डेथ। इसमें इन्होंने किड्स ने अपनी रचनाओं में क्या दिखाया, मध्ययुगीन जो प्रेम कथाएं हैं, लव है, ट्रेजेडी है, मृत्यु है, इन सारी चीजों को दिखाया गया। मतलब इसमें ज्यादा रुचि लेते थे ऐसा माना जाता है, जिसकी वजह से दिखाए। हालांकि अगर हम एक शब्द में बोले तो किड्स सौंदर्य के प्रेमी थे, बोलते थे कि ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ इज ब्यूटी, प्यार ही सत्य है और सत्य ही प्यार मतलब सुंदर है, ऐसा मानते थे कि सुंदर ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है, ऐसा इनकी विचारधारा थी। आगे देख लेते हैं, पर्सनल लाइफ एंड रिलेशनशिप के बारे में देख लेते हैं क्या क्या था इनके लाइफ में। तो कैरिंग फॉर फैमिली इन 1818 में किड्स रिटर्न टू लंदन टू केयर हिज यंगर ब्रदर। इनके जो भाई थे, छोटे भाई टॉम ना, वो भी टीबी से सफर कर रहे थे, ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहे थे, मौत के कगार पे थे। तो ये 1818 में लंदन रिटर्न हो जाते हैं, और उस दौरान इनको मतलब एक प्रकार समझिए फिर उनकी मृत्यु भी हो जाती है टॉम की। बहुत ज्यादा इनको दर्द होता है, बहुत ज्यादा ये मतलब उसमें बोलते हैं ना कि भावनात्मक तरीके से इमोशनली बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बहुत टूट जाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि रिटर्न वो किस वजह से होते हैं और कब होते हैं। लंदन रिटर्न वो क्यों होते हैं, कब होते हैं, तो 1818 में होते हैं। उनके भाई, छोटे भाई यंगर ब्रदर टॉम के ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जो वो मौत से जूझ रहे होते हैं, उस दौरान वो वहां पे आते हैं उनको बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाते। लव एंड एंगेजमेंट देख लेते हैं। इनको प्यार हो जाता है, उनकी जो पड़ोसन होती है, देख लीजिए, अ यंग वुमन हु लिव्ड नेक्स्ट डोर एट वेंटवर्थ प्लेस। वेंटवर्थ प्लेस में इनकी पड़ोसन होती है फैनी ब्राउनी, उनसे इनका प्यार हो जाता है और रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बढ़ता है। लेकिन इनकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस, हेल्थ के क्राइसिस था ना, इनके हेल्थ भी तो अच्छा नहीं था ना, इसकी वजह से इनका रिलेशन जो था वो बिगड़ जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, किड्स फाइनल ईयर्स एंड डेथ। 1820 से 1821 के बीच में इनकी पूरी जिंदगी, जीवन लीला खत्म हो जाती है, वेल नोन है, पता ही है। देखते हैं क्या है इसमें। बाई अर्ली 1820 वॉइस अगर ना आए, ब्रेक हो, तो प्लीज तुरंत इमीडिएटली आप लोग इन्फॉर्म करेंगे, बिकॉज नेटवर्क इशू चल रहा है। ठीक है, किड्स ट्यूबरकुलोसिस हैड वर्सेंट, मतलब एकदम लास्ट स्टेज पे चला जाता है, बहुत बोल सकते हैं कि गंभीर स्थिति में चले जाते हैं 1820 आते आते, डिस्पाइट द केयर ऑफ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होता है, किड्स एक्सपीरियंस्ड सिवियर लंग हेमोराज, याद रखिएगा इसकी स्पेलिंग भी, हेमोराइज जिसे बोल सकते हैं, हेमरेज होता है ना, हालांकि ये अमेरिकन एक्सेंट में लिखा है, हम लोग को फॉलो करना है ब्रिटिश को ना। तो दोनों पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटिश से पूछा जाता है, कभी कभी अमेरिकन भी दे देता है और बोलता है कि इसमें आइडेंटिफाई कर, उसमें ब्रिटिश हटा देता है। ठीक है, तो दोनों चीजों के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, एंड इट बिकेम evident that his condition was terminal,
On medical advice he traveled to Rome. अब मेडिकल एडवाइस की वजह से ये क्या होते हैं 1820 में सितंबर के मंथ में रोम चले जाते हैं, ठीक है, इन द होप दैट वार्मर क्लाइमेट माइट इंप्रूव हिज हेल्थ, मतलब वहां का जो गर्म मौसम है, क्योंकि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में ठंड पड़ती रहती है, तो उसकी वजह से उनको ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और मतलब इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही थी, जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं कि रोम चले जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है इस तरीके से कि ये रोम कब मूव करते हैं, या जब इनको मेडिकल एडवाइस होती है तो वो कहाँ मूव करते हैं, तो रोम में मूव करते हैं, और कब, सितंबर 1820 में, 1820 में। और उसी दौरान समुद्री यात्रा के दौरान इनको वॉमिटिंग होती है ब्लड से, जिसकी वजह से उनकी हालत और बिगड़ जाती है, मतलब कुछ भी फायदा नहीं होता रोम जाने पर भी, एक वर्ड में अगर बोले तो। डेथ एंड लेगेसी अगर देखें तो क्या है, किड्स डाइड ऑन 23 फरवरी 1821, ये उनकी मृत्यु हो जाती है 23 फरवरी 1820 में, 25 साल अप्रोक्सीमेट 26 ईयर की उम्र में इनकी मौत हो जाती है। ही वॉज बरीड इन द प्रोटेस्टेंट सेमेट्री इन रोम में इनको दफना दिया जाता है, एंड हिज ग्रेवस्टोन एज पर हिज रिक्वेस्ट बियर द वर्ड्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके ग्रेवस्टोन पे लाइन लिखी गई है, हियर लाइज वन हुज नेम वॉज राइट इन वाटर, यहाँ पर वह व्यक्ति विश्राम कर रहा है जिसका नाम पानी पर लिखा गया था। मतलब अब चाँद, वो ऐसा सोचते थे कि मैं तो अभी छोटा सा मतलब प्राणी, छोटा सा मैं पोएट, मेरे कहाँ पे इतना ज्यादा मैंने नेम ऑफ फेम, कहाँ पे मैंने कमाया हुआ है, ठीक है। नोट देख लेते हैं, शेली रोड द इलेजी, ध्यान रखिएगा इसको, हमने शेली में कई बार एम्फेसाइज किया था, शेली साहब ने इनके ऊपर इलेजी लिखा। एडोनिस आता कब एडोनिस, बताइए फटाफट जी। 1821 में, यही है ना, 1821 में, उनके मृत्यु के बाद ही आता है ना, उनकी मेमोरी में लिखी जाती है। ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट बिलोव्ड पोएट ऑफ द रोमांटिक एरा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रिटिकल रिसेप्शन एंड इन्फ्लुएंस देख लेते हैं, क्या है इनका। तो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में, किड्स वर्क वॉज ऑफन मेट विथ हार्श क्रिटिसिज्म, बहुत ज्यादा इनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, हालांकि शैली को भी बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, और माना जाता है इस आलोचना की वजह से ही किड साहब की तबीयत और बिगड़ती चली गई, और ज्यादा उनको स्ट्रेस हो गया। बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा लोगों की सुनना भी नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उन्हें कहने दीजिए, और जिसको जो करना है करने दीजिए। His early poem Endymion was particularly ridiculed, जो इनका अर्ली पोम था एंडीमियन, इसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई, किसके द्वारा आलोचना, ये भी देखिए, ठीक है। क्या कहते हैं कि जॉन विल्सन जो क्रोकड थे, ठीक है ना, ये इनका एक वर्क आया था, सॉरी, राइटिंग फॉर द क्वार्टरली रिव्यू में इन्होंने अपना व्यू दिया था, ये नेम याद रखिएगा, जॉन विल्सन क्रोकर, ठीक है। इन्होंने इस पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए लिखा था। यस, famously dismissed Keats' work as imperturbably drivelling idiocy, ठीक है। ये क्या है इसमें देखिए, यस, एक प्रकार से इसका मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बकवास करने वाला, ठीक है ना, इन मतलब इस तरीके से कह के इन्होंने इनके वर्कों को खारिज करना चाहा, बोला कि ये बहुत ही ज्यादा, क्या इन्होंने लिखा है, बहुत बहुत बेहुदा बकवास टाइप का इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और इससे वो बहुत मानसिक तौर से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, कौन, कीट साहब। सिमिलरली जॉन गिब्सन लोकहार्ट ऑफ ब्लैकवुड्स में इन्होंने इनको क्रिटिसाइज कर दिया, ब्लैकवुड आता है ना मैगजीन, उसमें इन्होंने इनके ऊपर मजाक उड़ाया, बहुत ज्यादा इनका इनके बारे में गलत सलत बोल दिया, मॉकिंग किया। आगे देख लेते हैं पॉस्थमस रिकॉग्निशन, इसमें क्या होता है, जो इनके मृत्यु के बाद इनकी जो पहचान बढ़ती है ना, डिस्पाइट द अर्ली क्रिटिसिज्म किड्स पोएट्री गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी, बोलते हैं ना कि आज नहीं कल रियलाइज तो होगा ही होगा, ठीक है। बोलते हैं कि अगर आप शिद्दत से कोई काम करिए, वो आप तक पहुंचते पहुंचते वो 100 गुना बढ़ जाएगा, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो। तो वही होता है कि मृत्यु के बाद ही भले, लेकिन उनको सफलता मिलती है नेम और फेम गेन करने में। By the late 19th century, he was celebrated as one of the greatest English poet. 19वीं शताब्दी में महान पोएट के रूप में उभर के आए। His influence can be seen in the work of the Pre-Raphaelite Brotherhood and later Victorian and modern poet. ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके प्रभाव जो थे प्री राफेलाइट ब्रदरहुड में, बाद में विक्टोरियन, उसके बाद आधुनिक कवियों की कृतियों में देखा जाने लगा, ठीक है।
इंड्यूरिंग थीम्स देख लेते हैं। इंड्यूरिंग थीम्स में क्या है? किड्स वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एक्सप्लोरेशन बाय ब्यूटी, मोर्टालिटी एंड द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये सब चीजें मतलब समझिए कि उन्होंने सुंदरता, जैसा कि हमने बताया, वो ब्यूटी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, सुंदरता, मृत्यु, और मानो कि जो अनुभव है, उनकी जो क्षण भंगुरता, उस चीजों को उन्होंने दिखाया। और मोस्टली इनके जो एक बहुत ही फेमस इनका ओड है, क्या है? ओड ऑन अ ग्रेसियन। उनमें बताया कि जो मतलब ये क्या बोलते हैं कि कला है, कला कभी भी खत्म नहीं होती, इंसान चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो कलाएं, जो उनकी अच्छी उनके द्वारा किया गया जो अच्छा कार्य है, जो उनके द्वारा लिखी गई कृतियां हैं ना, उकेरे गए जो उनके उनके द्वारा बनाए गए हैं जो वर्क, वो सब कभी भी खत्म नहीं होंगे ना। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी ना, encapsulates his philosophical approach to poetry where he viewed beauty and truth as intertwined। दोनों को उन्होंने इस तरीके से प्रदर्शित किया है। ठीक है, अब कुछ इनके पोइट्स के एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए कितना है, काफी है। यस, चलिए कल हम लोग इनके वर्क का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग आज यहीं तक रखेंगे। किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है बता सकते हैं जी। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम, वेलकम एवरीवन। थैंक यू सर एंड मैम ऑल। हम लोग अगले सेगमेंट में जो है डील कर रहे हैं अरिस्टोटल की पोएटिक्स। स्क्रीन जो है हमारी विजुअल हो गई होगी आप लोगों को। यस सर। अरिस्टोटल की पोएटिक्स में कल हम लोगों ने यूनिटीज को देखा था। मतलब जो इनका ये वर्क है, इसमें अगर हम अपने फायदे की चीजों को देखें तो ट्रेजेडी और कॉमेडी दो सेक्टर्स में इन्होंने इसको डिवाइड करा है क्रिटिक्स ने इनकी इस बुक को, जिसमें पहला सेगमेंट था ट्रेजेडी का पोर्शन, उसके एलिमेंट्स, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो चीज हम लोगों ने देखा। अब इसका जो सेक्शन बी है वो कॉमेडी का है। हालांकि जितना काम इन्होंने ट्रेजेडी पे किया है उतना चीजें जो है कॉमेडी पे नहीं मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि कॉमेडी पे इन्होंने काम करा नहीं होगा, लेकिन क्रिटिक्स का ये मानना है कि जो इनकी ये मूल वर्क था, ये मूल जो कृति थी इसकी, तो जो कॉमेडी सेक्शन था वो लॉस्ट हो गया। तो जो ट्रेजेडी सेक्शन है वो तो बढ़िया मिल गया, लेकिन कॉमेडी का कुछ ही हिस्सा मिला, उसको जो है यहाँ पर इस वर्क में इन्होंने दिया है। कॉमेडी देखते हैं आज हम लोग जो है कॉमेडी पे क्या विचार रहे हैं अरिस्टोटल के। कॉमेडी इज डिफाइंड एज अ इमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ए लोअर टाइप involving some form of defect or ugliness that is not painful or destructive। वहीं पर ट्रेजेडी क्या होता है? एक सीरियस और नोबल मैन का इमिटेशन होता है, और जबकि कॉमेडी क्या होता है? एक ऐसे कैरेक्टर को इमिटेट करता है जो एक लोअर टाइप का होता है, डिफेक्ट हो उसमें, कोई कमी हो, या उसके जो है चीजें मोकिंग करने वाली हो, एग्जेजरेटेड हो, उस तरह की चीजों को इमिटेट करता है। लोअर कैरेक्टर कैसे? अनलाइक ट्रेजेडी, कॉमेडी डज नॉट फोकस ऑन नोबल लेवल। ये फीचर में भी आपके जो है चीजें समझना चाहिए कि जो ट्रेजेडी है वो एक नोबल कैरेक्टर पे फोकस करता है, जबकि कॉमेडी ऐसा नहीं करती है। Instead, it's present the individual as worse than they are in real life। ये ऐसा प्रेजेंट करते हैं जो वास्तविक है व्यक्ति उससे ज्यादा खराब चीजें दिखाते हैं। यूजली फ्लॉड आर फुलिश बट विदाउट इवोकिंग पिटी और फियर। ये कुछ चीजों को जो है जो दिखाते हैं, जैसे किसी को चोट लग गई, तो ट्रेजेडी में अगर किसी को चोट लगती है या किसी का जो है कोई क्षति पहुंचा चाहता है, किसी को मारता है कोई, तो वहां पर पिटी और फियर जो है अराउज होता है ऑडियंस के दिमाग में। या किसी का मर्डर हो गया
तो उस पे जो है वो अलग से भावनात्मकता बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जो है आप कॉमेडी देख रहे हैं तो ट्रक पे जा रहा है, एक आदमी उससे उछला, झटका लग गया और जाके पेड़ पे लटक गया। सोचो जो है जो झटके में पेड़ पे जाके लटक गया उसकी स्थिति क्या रही होगी और उसपे कितनी चोट लगी होगी। लेकिन क्या ऑडियंस को उसकी चोट का महसूस होता है? कोई भावना आती है कि अरे रे रे कितनी चोट लग गई होगी इसकी? ऐसा कुछ नहीं होता है। और करीब जो है अगर वो पेड़ पे लटके जा करके और कहीं छोटे से जो है खूंटी में लटक गए जा करके, पेड़ का कटी हुई डाल है उसमें लटक जाए, उसकी बनियान वनियान फंस जाए और उसमें जो है वो लटकता थोड़ा तड़पता रहे, तो और जो है कॉमेडी वालों को मजा आता है, ऑडियंस को। यहाँ उसकी जो है भावनात्मक कोई लगाव नहीं होता है। जैसे कि द पर्पज इसका क्या होता है? द पर्पज ऑफ कॉमेडी इज टू अम्यूज और entertain the audience through the portrait of ridiculous situations and characters। जैसे उसका पर्पज क्या होता था? कैथारसिस होता था, सोल प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल होता था, पर्गेशन होता था। लेकिन इसका जो टारगेट क्या होता है? अम्यूज करना होता है। ल्यूडिक्रस चीजें होती हैं यहाँ पर। ये कोई ऐसा चीजें नहीं बताई जाती हैं कि बड़ा ही ज्ञान इसमें से मिल रहा हो, कोई रिलीजियस चीजें निकल के आ रही हो। कॉमेडी अराइज फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ द डिफेक्ट्स आर अगलीनेस दैट ह्यूमरस बट डज नॉट काज हार्म्स। ह्यूमरस होता है लेकिन यहाँ पर इसका कोई नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता है। अरिस्टोटल स्ट्रेस दैट कॉमेडी शोज कैरेक्टर्स एक्टिंग फुलिशली but not in a way that leads to significant suffering। जबकि कॉमेडी आप पिक्चर में देखते हैं तो वहां पर सफरिंग भी दिखाई जाती है। कोई बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ा है, किसी का पैर टूट गया है या पैर टांगे लगा है उसमें और किसी का दूसरे का धक्का लग गया, उसको जो है मजाक कॉमेडी आ जाती है। लेकिन जिसका पैर टूटा है उस पे कोई कैरेक्टर के प्रति कोई दया दृष्टि नहीं दिखाता है। ये अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये गलत है। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि कॉमेडी हो लेकिन जो है किसी की कोई हानि जो है नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई मूवी देखे हो तो नीचे से पेड़ काट दिया गया, वो जो है पहाड़ी से नीचे गिर गया, जितने लोग थे वो सब हवा में उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, आधे के चोट लग जा रही, किसी का क्या हो जा रहा। ये अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कॉमेडी का फीचर नहीं है। स्ट्रक्चर इसका क्या होना चाहिए? While Aristotle's poetic primarily focused on tragedy, he suggests that comedy also a plot structure but is more episodic, allowed for greater flexibility in incident as less adherence to the unity of time or action। Type of comedy जैसे comedy can be satirical, making fun of the social norms and figures। फार्स इसका एक रूप होता है, फोकसिंग ऑन एग्जैजरेटेड फिजिकल एंड सिचुएशनल ह्यूमर, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके चीजें, एग्जैजरेटेड चीजें बताई जाती हूँ। तो ये कॉमेडी पे जनरली इन्होंने दिया, लेकिन जो फोकस किया है इन्होंने, सॉरी ट्रेजेडी पे दिया, फोकस जो कॉमेडी पे किया है इन्होंने, उसमें भी बताया है कि प्लॉट और क्या होना चाहिए और उसकी स्टोरी क्या होना चाहिए, सब कुछ बताया है। लेकिन उसका ज्यादा एविडेंस मिलता नहीं है, लेकिन जितना मिला उसके आधार पे हम लोगों को तैयार करना है और वहीं से एग्जाम में आएगा भी, क्योंकि रिसर्च लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद भी नहीं है। जैसे अरिस्टोफेंस का द क्लाउड है, द प्ले मॉक्स द ट्रेडिशनल आइडियाज एंड एजुकेशनल सिस्टम, पार्टिकुलरली द टारगेटिंग द फिलोसफर ऑफ सोक्रेट्स एंड कॉमेडिक मैनर इन कॉमेडिक मैनर। सोक्रेट्स का मजाक यहाँ पर उड़ाया गया है। तो इपिक पोएट्री होती है, उसके विषय में क्या बोलते हैं ये? इपिक पोएट्री लाइकली ट्रेजेडी इमिटेट्स द नोबल एक्शन। ये ट्रेजेडी की तरह नोबल एक्शन को जो है इमिटेट करती है, नोबल पर्सनालिटी को, कैरेक्टर को इमिटेट करता है। ये डिफर दैट यूजेस द नरेटिव फॉर्म रादर देन ए ड्रामेटिक एक्शन। इपिक आर टिपिकली लेंथी एंड कवर अ ब्रॉड टाइम स्पेन, often including heroes, adventures and exploit। इसका मतलब होता है कि इसमें कॉस्मिक हीरो होता है, जैसा कि लिटरेचर में इसके फीचर पढ़े हैं। कोई बड़ी जो एंटिटी होती है जिसको इमिटेट किया जाता है, और इसका टाइम पीरियड बड़ा लंबा चौड़ा होता है। जैसे आप पैराडाइज लास्ट देख लीजिए, इलियाड है, ओडिसी है, तो इनका ये टाइम पीरियड लंबा है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा जो है एक पीरियड लिया, टाइम एक्शन ये सब फॉलो करके काम हो गया।
तो ये इनका फीचर है अरिस्टोटल का जो है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए पोएट्री की, इस एपिक की क्या होना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी से अलग है। while tragedy unfold in a concreted time frame and setting, the epic covers the multiple events and extended periods. वहां पर टाइम आप यूनिटी प्लेस ये सब बताया है, लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं लागू होती है, क्योंकि यहाँ पर मल्टी प्लेसेस हो सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन इसका कितना भी हो सकता है। इवन जो है अपने अगर हम इंडियन देखें जो इपिक हैं, तो वो टाइम पीरियड सालों का नहीं, वो युगों को डील करते हैं। कई युग जो है उसमें आए हैं, मतलब हजारों कई हजारों साल की कहानी जो है एक जो है वर्क में आपको देखने को मिलती है। तो ये इपिक के फीचर अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल है। हीरोइक कैरेक्टर होता है जो सेंट्रल फिगर इसका होता है, टिपिकली रिटन इन द हेक्सामीटर 6 फुट वर्स। ये मानना इनका है, लेकिन लिखा जाए सब ऐसा ही करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पर इनके फीचर लागू होते हैं तो फिर उसे हम अरिस्टोटलियन पोइट्री कहते हैं, अरिस्टोटलियन इपिक कहते हैं। इस तरह के फीचर जब भी हम कोई पोइट्री पढ़ेंगे या इपिक पढ़ेंगे तो हम इन फीचर्स को वहां पर मार्क करते चलेंगे। अगर ये फीचर मिलते हैं तो फिर मे भी पॉसिबल कि एग्जामिनर क्वेश्चन बना दे कि क्या ये अरिस्टोटलियन पोइट्री है, क्या ये अरिस्टोटलियन इपिक है। तो इन फीचर्स को जो है हमें ध्यान रखना है। जैसे लैंग्वेज ऑफन एलिवेटेड होती है तो जनरली पता है सबको, फॉर्मल होती है, रिच और मेटाफोरिकल और एलुजन इसमें जो है यूज होते हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं, क्यों, इपिक पोइट्री की। किसकी बात कर रहे हैं, इपिक की बात कर रहे हैं। आवाज आ रही नहीं आ रही जी? यस सर, यस सर। जी सर। जो इसका प्लॉट होता है कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, इवन दो इपिक स्पैन लॉन्ग पीरियड दे मेंटेन अ सिंगल एक्शन और थीम। इसमें भी इन्होंने कहा कि एक्शन और थीम सिंगल ही होनी चाहिए। जैसे होमर का इलेट फोकसेस ऑन द बर्थ ऑफ द एक्लिक्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एंगर। लेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी, द एपिक फॉर्म allows of the inclusion of subplots and the secondary characters as it is not constant by the unity of time and space। यहाँ पर जो है हो सकते हैं सब प्लॉट जो है इसमें दूसरे करेक्टर भी शामिल हो सकते हैं और सुपर नेचुरल चीजें भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। जैसे होमर में ट्रोजन वार दिखाया गया है, ओडिसी में जो क्रॉनिकल्स लॉन्ग पीरियड को दिखाया गया है, ईटीसी। टर्म जो इन्होंने क्वाइंड किया है वो हम पहले ही इन सब चीजों पे बात कर चुके हैं। जैसे मेमिसिस का मतलब इमिटेशन है, इसके डिफिनेशन हम पहले ही आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। बस कंक्लूडिंग में ये था, कैथारसिस इन्होंने दिया है, ये टर्म दिया इन्होंने, बस ये जानते रहिए कैथारसिस होता क्या है पहले हम बता चुके हैं आपको। कैथारसिस रिफर टू द इमोशनल रिलीज एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑडियंस स्पेशली रिस्पॉन्स टू द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। हमार्सिया दिया है जिसे ट्रेजिक फ्ला के रूप में जानते हैं। हमार्सिया रिफर टू द प्रोटैगनिस्ट इरर आर फ्ला ऑफन लीडिंग देयर डाउनफॉल, उसके जो है पतन का ये कारण होता है। ये रिवर्सल ऑफ फॉर्चून के नाम से जाना जाता है, पेरिपेचिया आ रिवर्सल ऑफ फॉर्चून वेयर अ प्रोटैगनिस्ट सर्कमस्टांसेस चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम गुड टू बैड। अच्छे से खराब की तरफ चीजें चली जाती हैं। अब ये समझ गए होंगे कि ये टर्म जो है ये कॉमेडी से रिलेटेड है कि ट्रेजेडी से रिलेटेड है। क्यों, ये टर्म कॉमेडी से रिलेटेड है, ट्रेजेडी से रिलेटेड है? ट्रेजेडी से रिलेटेड है। इट इज क्रूशियल इनवोकिंग पिटी एंड फेयर एज सो द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। एनागोरसिस ये भी जो है टर्म किससे रिलेटेड है, ये कॉमेडी से कि ट्रेजेडी से है? जनरली अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ट्रेजेडी का है, लेकिन ये टर्म जो है मॉडर्न लिटरेचर में आपको कॉमेडी में भी देखने को मिलेगा। कॉमेडी और नॉवेल्स में भी ये टर्म जो है आपको अप्लाई होता हुआ मिलेगा। होता क्या है, द मोमेंट्स रिवलेशंस व्हेन कैरेक्टर ऑफन ट्रेजिक हीरो गेन क्रूशियल नॉलेज लीडिंग देयर डाउनफॉल। यहाँ पर ट्रेजेडी में आएगा तो वो जो जानकारी है उसके पतन की तरफ ले जाएगी। जैसे ऑडिपस में जो है उसको पता चलता है कि उसने अपने पिता की हत्या करके जो है अपनी माता के साथ विवाह किया और जो है उनसे बच्चे पैदा किया, तो ये जानकारी उसके पतन का कारण बनती है।
वो ट्रेजेडी का कारण बनती है। जबकि यही चीज अगर जो है कॉमेडी पे लागू होगी तो फिर वो प्रॉस्पेरिटी आएगी। वहां पता चलेगा कोई गरीब कैरेक्टर है, अच्छा उसके बाप जो है बहुत अमीर थे, वो तो जो है इतने बड़े बिजनेसमैन का लड़का है। अब पता चला गरीबी की में जिंदगी जीते जीते परेशान हो गया, लास्ट में पता चलता है और उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब उसकी जिंदगी में बड़ी खुशहाली आती है। और जो जिस लड़की से वो प्रेम करता था उसके माँ बाप शादी नहीं कर रहे थे कि तू तो गरीब है, फटीचर है, तेरे पास तो कुछ है नहीं। अब वो लोग भी तैयार हो गए हैं, जब जान गए इतने बड़े परिवार का है, उसकी शादी हो जाती है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो इस तरह से जो है एनागोरसिस जो है आपको ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों में मिलेगा। कुछ कमेंट्स हैं यहाँ पर होमर के और सोफोक्लिस के इसको लेके, इसको हम डिटेल में जो है और अच्छे से चर्चा करेंगे इनके टेक्स्ट के साथ में। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने पोएटिक्स जो अरिस्टोटल का वर्क है उसको कंप्लीट किया अकॉर्डिंग टू टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, प्री और सरफेस लेवल के हिसाब से। लेकिन यही चीज अगर हम जब मेंस में जाएंगे या थोड़ा स्पेशल जीआईसी के क्रिटिसिज्म पर जाएंगे तो हमें पोएटिक्स के डेप्थ में जाना होगा, जिसे हम बाद में डील करेंगे। क्योंकि भाई अभी जो हमारा टारगेट है वो है टीजीटी जो कि अभी संभावित होने वाला है, और पीजीटी जो भी इसी के साथ ही में होगा। और जब हम ओनली जीआईसी पढ़ेंगे तो फिर इसको हम और डेप्थ में ले जाएंगे। सेशन आज का हमारा यहीं तक रहेगा। आप लोगों से मिलेंगे कल एज यूजुअल। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।